हम दाढ़ी और छोड़ेंगे, वो काटेंगे तो हम इसको और छोड़ेंगे। बिल्कुल। आप बताइए। नहीं मैडम, देखिए आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है, मुझे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अवैसी साहब हिंदुस्तान में एक मुसलमान सियासतदान हैं जिनकी बातों से बड़े बड़े सियासतदान कांप जाते हैं। अक्सर सियासी बयानात में ऐसी धमकियां और सरकार को जवाबात देते हैं जिसकी वजह से हर वक्त अवैसी साहब सुर्खियों में बने रहते हैं। और फिर इंडियन मीडिया को मिसाला चाहिए तो वो भी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अवैसी साहब से अजीब अजीब सवालात इस्लाम के मुतालिक करते रहते हैं। जिस तरह रूबिका लियाकत ओवैसी से सवाल करती है कि तुम हमेशा भड़काने वाले बयानात क्यों देते हो। इंटरव्यू में रूबिका ने दाढ़ी के मुतालिक सवाल किया कि तुमने सरकार को धमकी दी थी कि तुम जितना हमारी दाढ़ी काटोगे हम उतना ही लंबी दाढ़ी रखेंगे। हम दाढ़ी और छोड़ेंगे, वो काटेंगे तो हम इसको और छोड़ेंगे। तो क्या उनको भी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे? इसका मतलब क्या है? आप कहते थे कि मोहन भागवत अगर चूल्हा दिखाएंगे तो वंदे मातरम नहीं बोलेगा। वैसे तो रूबिका लियाकत इस तरह इस्लाम मुखालिफ सवालात करती है, लेकिन ओवैसी ने भी बहुत ही होशियारी से जवाब दिया कि दाढ़ी रखना हमारा बुनियादी हक है। कोई भी मुसलमान को ले जाकर उसकी दाढ़ी नहीं कटवा सकते और फिर ऊपर से देशद्रोही का इल्जाम भी लगाते हैं कि तुम हिंदुस्तान के नहीं हो, पाकिस्तान के हो। अगर कोई हमारी दाढ़ी काटेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इंसान को जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाकर उसकी दाढ़ी काट देना और उसको बोलना कि तू पाकिस्तानी है, ये कौन सी बात है बताइए? दाढ़ी छोड़ना तो मेरा एक फंडामेंटल राइट है। मुसलमानों की वफादारी पर हिंदुस्तान में हमेशा से ही शक होता रहा है और इस बात का सबूत ये है कि जब एक इंटरव्यू के दौरान ओवैसी से पूछा गया कि आप अपने इस्लाम पर मानते हो या फिर हिंदुस्तान के आइन और कानून को। अब यहाँ पर एंकर साहब ओवैसी को पकड़ना चाहता था कि अगर ये इस्लाम का नाम लेगा तो गद्दार समझा जाएगा और अगर आइन और कानून का नाम लेगा तो फिर हम कहेंगे इस्लाम को फिर पीछे छोड़ दो। लेकिन जैसा कि ओवैसी एक होशियार सियासतदान है तो उल्टा एंकर पर ही बरस पड़े कि तुम ये सवाल मोदी या फिर अमित शाह से जाकर क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो भी तो मजहब के नाम पर बहुत वोट लेते हैं। ओवैसी को इस बात पर गुस्सा भी आया था और कहने लगे कि तुमने ऐसे सवालात सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रखे हैं। जहाँ मुसलमान देखा बस मजहब को लेकर सवाल शुरू। कभी हिंदुओं से भी पूछा करो। इस्लाम को ऊपर रखते हैं या संविधान को ऊपर रखते हैं? ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता? अब मुझे आपसे वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। ओवैसी साहब की ये आदत है कि जब कोई उल्टा सीधा सवाल करता है तो उसका जवाब उसी अंदाज में देते हैं कि अगला दूसरा सवाल पूछने से पहले 1000 बार सोचता है। इसकी मिसाल हम एक और इंटरव्यू लेकर देख सकते हैं कि जब ओवैसी साहब से पूछा गया कि आपने मोदी के खिलाफ पार्लियामेंट में ये बातें की थी तो क्यों की थी, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में ओवैसी साहब ने रगड़ा लगा दिया कि वो पार्लियामेंट में कहा था और वहाँ पर स्पीकर मौजूद होता है। अगर कोई बात बुरी लगती है तो स्पीकर उस बात को रिकॉर्ड में नहीं लाता। तो अगर स्पीकर को कोई तकलीफ नहीं तो आपको क्यों तकलीफ है? कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर है और स्पीकर ने उसको खारिज नहीं किया तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है, मुझे बताइए। पार्लियामेंट का ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते सर आप, क्योंकि स्पीकर ने उसको रिकॉर्ड से नहीं निकाला। मजहब के हवाले से तो ओवैसी साहब पर इल्जाम लगते ही रहते हैं तो फिर कुछ एंकर झूठी कहानियां बनाकर पेश करते हैं। जिस तरह एक एंकर कहती है कि आपने बोला था कि इस मुल्क को मैं मुसलमान मुल्क बनाऊंगा, यानी कि इस्लामिक स्टेट बना दूंगा। हुआ था तब आपका ही एक सेंटेंस था, हिंदुस्तान को हम एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना। कहाँ बोला मैडम, बताइए। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है कि इस्लाम का निज़ाम ही दुनिया में कायम होना चाहिए, लेकिन ओवैसी खुद हिंदुस्तानी है तो मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते। और एंकर के सवाल को रद्द करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी भी ये नहीं बोला था कि हिंदुस्तान में इस्लाम का निज़ाम हो, बल्कि हर किस्म के मजहब वाले को कानून होने चाहिए। साथ में ओवैसी साहब ने एक बात कही जो कि मुसलमान होने के नाते नहीं कहना चाहिए थी कि जिस दिन हिंदुस्तान एक मजहब वाला मुल्क बन गया तो ये देश कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ओवैसी को सेकुलरिज्म से कोई तकलीफ नहीं है, जबकि बहैसियत मुसलमान इस्लामी निज़ाम ही को पसंद कर लेना चाहिए। आप बताइए। नहीं मैडम, देखिए आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहते आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता पूरे मजहबों को,
हिंदुस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पर इतने मजहब है, इतना कल्चर है, इतनी बीजेपी अपना ही एक मजहब निकाल के बैठी है जिसको हिंदुत्व का नाम दिया गया है। चूँकि ओवैसी बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के नजरियात मुसलमानों के खिलाफ है, तो ओवैसी को अक्सर गलत समझा जाता है कि शायद ये पूरे हिंदुस्तान के समाज के खिलाफ है। इसकी वजाहत भी ओवैसी ने कर दी कि मैं हिंदुओं के खिलाफ कभी भी नहीं था, मैं किसी भी मजहब को गालियां नहीं देता, सिर्फ हिंदुत्व के खिलाफ हूँ जो कि बीजेपी का अपना बनाया हुआ मजहब है। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम करना चाहता हूँ। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बता दिया कि ओवैसी जैसे मुसलमान जो कि सियासत में होते हैं उनका साथ देना चाहिए या नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि अक्सर सियासतदान इस्लामी तालीमात पर उतना अमल करते नहीं जितना वो वोट के लालच में दिखावा करते हैं। इसी तरह कुछ लोग बहुत ही अच्छे मुसलमान होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, उनके काम भी अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शंस जीत लेते हैं तो फिर इस्लामी तालीमात को भूलकर दुनियावी ताकत से मजे लेना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के लोग अपनी आखिरत की जन्नत को खो देते हैं सिर्फ दुनियावी मजे के लिए। Some people may not be following the Quran, but for the political gain they may say they are practicing Muslim, they may not be. Some people are practicing Muslim, when they come to power they show they are less practicing because they want to continue being in power. Let not the politics of this world take you away from Jannah. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि कभी भी थोड़े से मजे के लिए आखिरत को कुर्बान मत करो, आखिरत की सीट को दुनिया की सीट के लिए बर्बाद मत करो, और अगर आप ऐसा करते हो तो मतलब आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, क्योंकि अल्लाह के साथ बिजनेस करके कामयाब होना है तो दुनियावी सीट कुर्बान करनी होगी। You are a very bad businessman. If you are going to barter the seat of this world for your seat in Jannah, you are a very bad businessman. The seat in Jannah is much more valuable. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुस्तानी मुसलमान सियासतदानों की मिसाल दी कि मैंने इंडिया में ऐसे भी सियासतदान देखे हैं जो कि अच्छे मुसलमान नहीं होते, लेकिन वो दिखावे के लिए बता रहे होते हैं कि हम बहुत ही इस्लामिक हैं और इस्लामिक रूल्स को बहुत ही मानने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी सियासतदान देखे हैं जो कि पावर में आने से पहले 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो पावर में आकर इस्लाम को भूल जाते हैं, अपने सकाफती कपड़े पहनना भी छोड़ देते हैं और साथ में दाढ़ी तक भी कटवा देते हैं। In India, I know many politicians who are far away from the deen, but because they will win, because they show they're Islamic, they will prove themselves Islamic. They may not be Islamic. There are some good Muslims who come to power to show themselves secular. What they do? That they start behaving secular. They are good Muslims. Before they came to power, they were practicing Muslim. Oh, now because I have come to power, if I wear trousers above the ankle, what will people say? So the trousers go below. आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये दुनिया एक इम्तिहान है और कुरान का हवाला दिया कि हर नफ्स को मौत आनी है, आखिरी मंजिल आखिरत है। जो कोई भी आखिरत में दोज़ख की आग से बचकर जन्नत में दाखिल हुआ तो समझो उसने इस दुनिया में वाकई अपना मकसद हासिल कर लिया। ये दुनिया एक धोखा है, इसीलिए ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को नेकी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बयानात से और ओवैसी की बातों से आपको कुछ इल्म हासिल हुआ होगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।